आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रोक का इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक एंड पैथोफिजियोलॉजी हम फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। इसकी स्ट्रोक की सेकंड वीडियो के अंदर हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था 4 तरीके से। उसके बाद की वीडियो के अंदर हमने इम्पेयरमेंट देखा था, प्राइमरी इम्पेयरमेंट एंड इनडायरेक्ट इम्पेयरमेंट। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टेस्ट एंड मेजर्स, इमेजिंग इन स्ट्रोक, रिकवरी एंड प्रोग्नोसिस एंड वेरिएशन ऑफ रिकवरी एंड स्टेज ऑफ रिकवरी। सबसे पहले यहाँ पर आता है इसके टेस्ट एंड मेजर्स। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टेस्ट एंड मेजर्स के अंदर दिस टेस्ट हेल्प टू फाइंड द कॉज ऑफ स्ट्रोक एंड चेक द पेशेंट ओवरऑल कंडीशन। जो टेस्ट एंड मेजर्स होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं स्ट्रोक के कॉज को फाइंड करने के अंदर और पेशेंट के ओवरऑल कंडीशन को चेक करने के लिए हेल्प करता है। इसके अंदर हम क्या क्या करवा सकते हैं। इसके अंदर हम यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल चेक करवा सकते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, कार्डियक एवल्यूशन, ये सब करवा सकते हैं। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। यूरिन एनालिसिस के अंदर क्या होगा, चेक फॉर इन्फेक्शन, शुगर इन यूरिन, हेल्प टू डिटेक्ट किडनी प्रॉब्लम और डायबिटीज़। तो हम स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर यूरिन एनालिसिस करवाते हैं। इसके अंदर हम चेक करते हैं इन्फेक्शन है एंड यूरिन के अंदर जो शुगर है उसको, शुगर इन यूरिन, इसको चेक किया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, हेल्प टू डिटेक्ट किडनी प्रॉब्लम और डायबिटीज़। तो अगर जब हम यूरिन एनालिसिस करवाते हैं तो हमें इससे ये डिटेक्ट होता है कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है और पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो हम यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं। उसके बाद आता है सीबीसी, जिसको अपन कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। इसके अंदर हम हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को चेक करते हैं, मेजर करते हैं। हेल्प टू डिटेक्ट, अभी क्या क्या डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ये एनीमिया को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, इन्फेक्शन है या नहीं है ये चेक करने में हेल्प करता है, क्लोटिंग प्रॉब्लम कौन सी है, क्या है, उसको चेक करने के लिए हम सीबीसी करवाते हैं पेशेंट का। उसके बाद आता है ब्लड शुगर लेवल, चेक ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। हम ब्लड शुगर लेवल पेशेंट का चेक करवाते हैं, इससे हमको ये चेक करने में हेल्प मिलती है, या फिर हम ये चेक करते हैं कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कितना है। इंपॉर्टेंट बिकॉज, अभी क्यों जरूरी है, हाई शुगर इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, आल्सो अफेक्ट रिकवरी। तो अपन ये इसलिए चेक करवाते हैं, अगर मान लो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो उस कारण से रिस्क होता है स्ट्रोक का। अगर हाई शुगर होगी तो स्ट्रोक का जो रिस्क होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा ब्लड के अंदर तो उससे रिकवरी जो है ना वो भी अफेक्ट होती है, रिकवरी धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, ये भी चेक किया जाता है। मेजर्स, इसके अंदर क्या मेजर किया जाता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है उसको मेजर करते हैं, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड को मेजर करते हैं। हाई लेवल फैट डिपोजिशन इन ब्लड वेसल, रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर इसका लेवल हाई होगा तो उससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर फैट डिपोजिशन ज़्यादा होगा और ये स्ट्रोक का एक रिस्क हो सकता है। उसके बाद आता है कार्डियक एवल्यूशन। इसके अंदर क्या करता है, इंक्लूड टेस्ट लाइक ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ये सब पेशेंट के अंदर करवाया जाता है कार्डियक, मतलब कार्डियक प्रॉब्लम को चेक करने के लिए। अब इसके अंदर हम ऐसा करवा के क्या क्या चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, कैसा चल रहा है, रिदम प्रॉब्लम है या नहीं है, कितनी है, ये चेक किया जा सकता है। सोर्स ऑफ क्लॉट, अब जो क्लॉट है वो कैसे बन रहा है, उसका सोर्स क्या है, इन सबको हम चेक करने के लिए कार्डियक एवल्यूशन के अंदर ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी ये सब करवाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और आता है, ये होता है लंबर पंचर। अ नीडल इज इंसर्टेड इन लोअर बैक टू कलेक्ट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब क्या होता है ना, लंबर पंचर के अंदर एक नीडल होती है जिसको इंसर्ट किया जाता है लोअर बैक में। इससे क्या करते हैं ना, इससे हम कलेक्ट करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इससे कलेक्ट करने से क्या हेल्प हो रही है हमको, इसको कलेक्ट करके हम हेल्प कर, मतलब हमको हेल्प मिलती है, हेल्प्स टू डिटेक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं अपन इस फ्लूइड से। आइडेंटिफाई ब्लीडिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन, स्पेशली सब एरेक्नोइड हेमरेज केस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है सेकंड, जो हमने पहले की वीडियो के अंदर देखा था, मतलब आगे वाले पार्ट के अंदर देखा था, कि हम यहाँ पे देखेंगे टेस्ट एंड मेजर्स। उसके बाद इमेजिंग इन स्ट्रोक। अब स्ट्रोक के अंदर इमेजिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है वो सब। हाँ, इमेजिंग टेस्ट हेल्प टू कंफर्म स्ट्रोक टाइप एंड सी ब्रेन डैमेज। अब ये हम क्यों करवाते हैं, इससे क्या होता है ना, इससे जो स्ट्रोक होता है ना वो कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को स्ट्रोक है या नहीं है, कौन से टाइप का है, और ब्रेन डैमेज देखने में भी हमको हेल्प मिलती है ऐसा करने से। इसके अंदर आता है सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब। सीटी स्कैन, इसको अपन कंप्यूटर टोमोग्राफी भी कहते हैं। अक्यूट फेज अर्ली स्टेज के अंदर क्या होगा ना, हम इसको यूज़ लेते हैं, यूज टू। अब क्यों यूज रेले है इसको अपन, वो है रूल आउट ट्यूमर और एप्सिस। ट्यूमर को और एप्सिस को रूल आउट करने के लिए हम इसको
यूज़ लेते हैं अक्यूट फेज में सीटी स्कैन को। सब अक्यूट फेज के अंदर सब अक्यूट फेज के अंदर अपन मान लो सीटी स्कैन करवाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सेरेब्रल इडिमा हमको देखने को मिलेगा विद इन 3 डेज के अंदर। इन्फेक्शन हमको देखने को मिलेगा विद इन 3 to 5 डेज के अंदर। ठीक है, सीन एज लो डेंसिटी डार्क एरिया, ये डार्क एरिया में लो डेंसिटी हमको देखने को मिलेगी। इन्फेक्शन होगा तो अपन को विद इन 3 to 5 डेज के अंदर देखने को मिलेगा। सब एक्यूट फेज के अंदर भी सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी इज फेट एंड फर्स्ट टेस्ट डन इन इमरजेंसी टू चेक ब्लीडिंग। अब सीटी स्कैन हम इसको फास्ट एंड फर्स्ट टेस्ट के रूप में करवाते हैं इमरजेंसी में। अगर मान लो पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह हुई है नहीं हुई है चेक करने के लिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं इमरजेंसी के अंदर। एमआरआई के अंदर क्या होता है ना, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसके अंदर क्या होता है मोर सेंसिटिव देन सीटी स्कैन। ये सीटी स्कैन से ज़्यादा सेंसिटिव होती है टू डिटेक्ट स्ट्रोक वेरी अर्ली। स्ट्रोक को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए हम एमआरआई करवाते हैं विद इन 2 to 6 आवर्स के अंदर। इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है, एग्जैक्ट एरिया एंड साइज ऑफ इन्फेक्शन का हमको साइज और एग्जैक्ट एरिया देखने को मिलता है एमआरआई के अंदर। स्मॉल लीजन क्या है, कहाँ पर है, वो देखने में हेल्प मिलती है। हेमरेज की डिटेल्स हमको देखने में हेल्प मिलती है, किस टाइप का हेमरेज है। एमआरआई गिव क्लियर एंड डिटेल्ड इमेज टू ऑफ ब्रेन सो बेटर फॉर अर्ली डायग्नोसिस। जो एमआरआई होती है ना हमको क्लियर और डिटेल इमेजिंग देती है ब्रेन की, जिससे हमको अच्छे से डायग्नोसिस हो जाता है, बेटर डायग्नोसिस होता है स्ट्रोक। उसके बाद यहाँ पर आता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी, जिसको भी हम यूज़ लेते हैं स्ट्रोक के अंदर। अ डाई इज इंजेक्टेड इनटू ब्लड वेसल। ब्लड जो वेसल्स होते हैं ना वहाँ पे एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है। देन एक्सरे इज टेकन, उसके बाद एक्सरे लिया जाता है। हेल्प टू सी, अब हमको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी, ब्लॉकेज और नैरोइंग हमको देखने को मिलेगी ब्लड वेसल्स की। अबनॉर्मल सेल्स जो होगी वो सब हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूज व्हेन, अब इसको कब यूज लेते हैं, सर्जरी इज प्लान्ड। यूज व्हेन सर्जरी इज प्लान, जब सर्जरी प्लान करते हैं उस टाइम भी हम इसको यूज लेते हैं। कैरोटिड स्टेनोसिस वगैरह हो गया उस केस के अंदर। ठीक है, इट्स सो ब्लड फ्लो इनसाइड ब्रेन वेसल्स क्लियरली। तो इसके अंदर क्या होता है ना, अगर ब्लड फ्लो जो है इनसाइड ब्रेन के अंदर उसको अच्छे से देखने में, क्लियरली देखने में हमको हेल्प करता है। इट्स सो ब्लड फ्लो इनसाइड ब्रेन वेसल्स क्लियरली। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं रिकवरी एंड प्रोग्नोसिस की। रिकवरी एंड प्रोग्नोसिस, रिकवरी का मतलब यहाँ पर होता है इम्प्रूवमेंट आफ्टर स्ट्रोक। स्ट्रोक के बाद इम्प्रूवमेंट, एंड प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड आउटकम एंड फ्यूचर कंडीशन और जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम के आउटकम्स होते हैं ना वो। फर्स्टली रिकवरी इज अर्ली स्टेज, फास्टर रिकवरी इन अर्ली स्टेज। इसके अंदर क्या होता है ना, रिकवरी इज फास्टर इन फर्स्ट फ्यू वीक आफ्टर स्ट्रोक। जब भी स्ट्रोक हुआ है तो स्ट्रोक के कुछ हफ्तों बाद जो रिकवरी होती है ना वो जल्दी होती है, फास्ट होती है फर्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर के बाद। ब्रेन हील्स क्विकली इन अर्ली स्टेज सो इम्प्रूवमेंट इज रैपिड। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रेन होता है ना वो रैपिडली हील हो जाता है अर्ली स्टेज के अंदर, जिसका आंसर क्या होता है ना, जो इम्प्रूवमेंट होती है ना वो रैपिड हो जाती है। फर्स्ट मंथ इम्प्रूवमेंट, अगर फर्स्ट मंथ में स्ट्रोक हुआ है तो उसके बाद जो होगा इम्प्रूवमेंट वो कैसा होगा उसके बारे में बताया गया यहाँ पे। फर्स्ट मंथ इम्प्रूवमेंट, फर्स्ट महीने में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। न्यूरोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिकवरी अकर्स इन फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ के अंदर न्यूरोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। मीन्स बेटर मूवमेंट, बेटर फंक्शन। अगर रिकवरी जल्दी जाती है तो उस कारण से हमको बेटर मूवमेंट देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, और बेटर फंक्शंस हमको देखने को मिलेंगे, जैसे वॉकिंग यूजिंग हैंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिकवरी के अंदर क्या आएगा, पेशेंट कैन कंटिन्यू टू इम्प्रूव फॉर मंथ और इवन ईयर। तो इसके अंदर जो पेशेंट की जो रिकवरी होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, वो कंटिन्यू रहेगा मंथ और इवन ईयर तक, मतलब कुछ टाइम तक चलता रहेगा वो। लॉन्ग टर्म रिकवरी के अंदर में जो रिकवरी होगी ना थोड़ा लेट आएगी। रिकवरी डज नॉट स्टॉप अर्ली, इट कंटिन्यूज स्लोली ओवर टाइम। जो रिकवरी होती है ना जल्दी रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, धीरे धीरे रिकवरी बढ़ती रहती है पेशेंट की। उसके बाद यहाँ पर आता है रीजन ब्रेन प्लास्टिसिटी। ठीक है, रिकवरी हैपन्स ड्यू टू फंक्शनल इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी। जो रिकवरी होती है ना, रिकवरी हैपन्स ड्यू टू फंक्शन इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी। जो रिकवरी आती है वो फंक्शनल इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी के कारण आती है। इसका मतलब क्या है, ब्रेन कैन रिकॉग्नाइज एंड फॉर्म न्यू कनेक्शन विथ ट्रेनिंग। जब हम पेशेंट को ट्रेनिंग कराते हैं तो ट्रेनिंग के साथ साथ जो ब्रेन होता है ना वो रिकॉग्नाइज करता है मूवमेंट्स को
और न्यू कनेक्शंस बनाता है ब्रेन के अंदर ट्रेनिंग के कारण, उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो रीजन ब्रेन प्लास्टिसिटी, इससे भी रिकवरी होता है। इसको फ्लो चार्ट में देख लेते हैं किस तरह से है। स्ट्रोक, सबसे पहले स्ट्रोक हुआ, अर्ली रैपिड रिकवरी हुई, ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट हुआ, उसके बाद रिहेबिलिटेशन हम पेशेंट के अंदर करवाएंगे तो ब्रेन प्लास्टिसिटी होगी और फंक्शन जो होंगे ना वो गेन हो जाएंगे दोबारा। उसके बाद यहाँ पर आता है वेरिएशन ऑफ रिकवरी। अब रिकवरी के कौन कौन से वेरिएशन हमको देखने को मिल सकते हैं। रिकवरी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी ऑफ स्ट्रोक। जो रिकवरी आएगी वो डिपेंड करती है स्ट्रोक की सिवियरिटी पे, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कैसा है, ठीक है। डिपेंड ऑन टाइप ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक के टाइप पे डिपेंड करती है रिकवरी, हेमरेजिक स्ट्रोक है या फिर इस्केमिक स्ट्रोक है। वेरिएशन फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, अभी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करती है इसकी रिकवरी, डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ थेरेपी। अब थेरेपी की इंटेंसिटी अपन कौन सी यूज कर ले रहे हैं, कितनी बार थेरेपी दे रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करती है रिकवरी। डिपेंड ऑन एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के एज पे भी रिकवरी जो है वो डिपेंड करती है। फिर अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टेज ऑफ रिकवरी। हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर हम स्टेज ऑफ रिकवरी पढ़ेंगे। इसके टेस्ट एंड मेजर, इमेजिंग टेक्निक्स, रिकवरी एंड प्रोग्नोसिस, वेरिएशन ऑफ रिकवरी, यह हम पढ़ चुके हैं। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं स्टेज ऑफ रिकवरी को। रिकवरी आफ्टर स्ट्रोक फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस प्रोग्रेसिंग फ्रॉम फ्लेसिडिटी, स्पास्टिसिटी, वॉलंटरी कंट्रोल एंड नियर नॉर्मल मूवमेंट। इसके कहने का मतलब है स्टेज ऑफ रिकवरी के अंदर अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, और उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम उसके नॉर्मल मूवमेंट्स को रिगेन करते हैं, या फिर उसके जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो रिगेन हो जाते हैं, दोबारा वापस आ जाते हैं। तो इसका प्रोग्रेस किस तरह से रहेगा। सबसे पहले पेशेंट के अंदर स्ट्रोक होने के बाद फ्लेसिडिटी आ जाती है, उसके बाद स्पास्टिसिटी आती है, उसके बाद वॉलंटरी कंट्रोल हमको देखने को मिलता है मसल्स के अंदर, और उसके बाद उसके नॉर्मल मूवमेंट के आसपास हमको मूवमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब लगभग नॉर्मल मूवमेंट होने लग जाते हैं। तो इसके अंदर स्टेजेस आती है। फर्स्ट स्टेज है फ्लेसिडिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रोक हमको फ्लेसिडिटी देखने को मिलती है। नो वॉलंटरी मूवमेंट इन अफेक्टेड लिम्ब, जो भी अफेक्टेड लिम्ब है वहाँ पे किसी भी तरह का वॉलंटरी मूवमेंट नहीं होगा। मसल टोन इज एब्सेंट, जो मसल टोन होगी वो एब्सेंट हो जाएगी, जिसको अपन फ्लेसिड कहते हैं। रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो एब्सेंट, जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो भी प्रेजेंट नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रेन इज इन अ शॉक फेज, क्योंकि जो ब्रेन होता है ना वो शॉक फेज के अंदर है, इसलिए हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। स्टेज 1 मतलब कि फ्लेसिडिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है ना, जो स्पास्टिसिटी होती है ना वो होना स्टार्ट होती है, बिगनिंग स्पास्टिसिटी, बेसिक लिम्ब सिनर्जी बिगन टू अपीयर, जो भी लिम्ब के सिनर्जी होती है ना वो वहाँ पर हमको देखने को मिलती है, वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है। हमने पहले की वीडियो के अंदर सिनर्जी पैटर्न देखा था, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मूवमेंट में अकर्स एस एसोसिएटेड रिएक्शन, जो मूवमेंट होंगे ना वो एसोसिएटेड रिएक्शन के साथ हमको देखने को मिलेंगे। मिनिमल वॉलंटरी मूवमेंट प्रेजेंट, जो मिनिमल वॉलंटरी मूवमेंट होगा वो प्रेजेंट होगा। स्पास्टिसिटी स्टार्ट डेवलपिंग, और यहाँ से जो स्पास्टिसिटी ना वो होना स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 3 के अंदर क्या होगा, पीक स्पास्टिसिटी, जो स्पास्टिसिटी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो पीक पे आ जाएगी। पेशेंट गेन वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मूवमेंट विथ ए सिनर्जी पैटर्न। अब जो पेशेंट होता है ना वो इस वाली स्टेज के अंदर वॉलंटरी मूवमेंट तो करता है, लेकिन वो सिनर्जी पैटर्न के अंदर करता है, मतलब पर्टिकुलर एक जॉइंट का मूवमेंट नहीं करेगा, वो साथ में काफ़ी सारी मसल्स का मूवमेंट करके सिनर्जी पैटर्न के अंदर मूवमेंट करेगा, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल उसका आ जाता है, लेकिन विद इन सिनर्जी पैटर्न। वो उसके बाद आता है यहाँ पर मूवमेंट आर नॉट आइसोलेटेड ओनली इन मास पैटर्न। वही यहाँ पे बात कही है, जो मूवमेंट होता है ना वो आइसोलेटेड नहीं होता है, वो मास पैटर्न के अंदर होता है, मतलब एक मसल एक जॉइंट का नहीं होगा, उसके अंदर किसी भी मूवमेंट के अंदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स यूज में आएगी, और जॉइंट भी है ना वो एक से ज़्यादा यूज लेगा उसको। स्पास्टिसिटी रीच इट्स मैक्सिमम, इस वाले स्टेज के अंदर जो स्पास्टिसिटी होगी ना वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है स्टेज 4, डिक्लाइनिंग स्पास्टिसिटी। अब स्टेज 4 के अंदर क्या होगा, जो स्पास्टिसिटी है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट स्टार्ट परफॉर्मिंग मूवमेंट आउटसाइड सिनर्जी पैटर्न। अब यहाँ पे जो आउटसाइड सिनर्जी पैटर्न के अंदर जो पेशेंट होगा वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब सिनर्जी पैटर्न है ना वो चले जाएंगे, नॉर्मल मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। मूवमेंट आर इनिशियली डिफिकल्ट बट इम्प्रूव ग्रेजुअली। इसके अंदर क्या होता है ना, जो मूवमेंट होता है ना बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं होता है, लेकिन इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्पास्टिसिटी बिंग टू डिक्रीज, जो स्पास्टिसिटी होती है ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, इस वाले स्टेज के अंदर, स्टेज 4 में। उसके बाद यहाँ पर आती है स्टेज 5। स्टेज 5 के अंदर आता है रिलेटिव इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिनर्जी।
मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट मूवमेंट कैन बी परफॉर्म। जिसके अंदर मोर कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट मूवमेंट होते हैं ना, वो परफॉर्म किए जाते हैं। सिनर्जी पैटर्न लूज देयर डोमिनेंस जो सिनर्जी पैटर्न होता है ना, वो खत्म होने स्टार्ट हो जाता है। स्पासिटी कंटिन्यू टू डिक्लाइन, और स्पासिटी जो कंटिन्यू करती है डिक्लाइन होना, मतलब कम होना। स्टेज 6 के अंदर नियर नॉर्मल रिकवरी होना स्टार्ट हो गई है, और जो पेशेंट जो मूवमेंट कर रहा है ना, वो लगभग नॉर्मल होना लग गया है। स्पासिटी डिसेप्टिव, जो स्पासिटी होगी बिल्कुल चली जाएगी। आइसोलेटेड जॉइंट मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकम पॉसिबल। आइसोलेटेड मूवमेंट करने लग जाएगा, सिनर्जी पैटर्न जो होता है ना वो चला जाएगा। कोऑर्डिनेशन अप्रोचेस नॉर्मल, जो कोऑर्डिनेशन होगा वो नॉर्मली होना स्टार्ट हो जाएगा। फंक्शनल मूवमेंट इज ऑलमोस्ट फुली रिस्टोर, जो फंक्शनल मूवमेंट है वो फुली रिस्टोर होना हो जाएंगे ऑलमोस्ट। इसका हम फिर से देखते थे। सबसे पहले पेशेंट के अंदर क्या हुआ, स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक के बाद फ्लेसिडिटी आई, फ्लेसिडिटी के बाद स्पासिटी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद की स्टेज के अंदर स्पासिटी जो होगी ना पीक पे चले जाएगी, स्पासिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट जो होते हैं ना वो रिटेन हो जाएंगे, और नॉर्मल मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा स्टेज ऑफ रिकवरी, टेस्ट एंड मेजर इमेजिंग इन स्ट्रोक, रिकवरी एंड प्रोग्नोसिस एंड वेरिएशन ऑफ रिकवरी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे फिजियोथेरेपी असेसमेंट इन स्ट्रोक, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन इन स्ट्रोक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।